साथियों नमस्कार। डिजिटल जीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सॉल्व करेंगे टेस्ट नंबर 41 और इसमें हम लोग पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं? ऑप्शन दिया है 20 न्यायाधीश, 31 न्यायाधीश, 11 न्यायाधीश या 25 न्यायाधीश। तो संविधान के आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट की संरचना का वर्णन किया गया है और इसी आर्टिकल के अंतर्गत न्यायाधीशों की संख्या का उल्लेख किया गया है। पहली बार जब सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था तो उस समय एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश शामिल थे। तो टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। लेकिन 1956 के अधिनियम द्वारा इसे 8 से बढ़ाकर 11 कर दिया गया, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 10 अन्य न्यायाधीश थे। लेकिन 1960 के अधिनियम द्वारा इसमें पुनः परिवर्तन करके 11 से 14 कर दिया गया, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 13 अन्य न्यायाधीश थे। पुनः 1976 के अधिनियम द्वारा इसमें फिर से परिवर्तन किया गया और इसमें इनकी संख्या 13 से बढ़ाकर 18 कर दी गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 17 अन्य न्यायाधीश थे। और इसके बाद 2 और परिवर्तन किए गए, जो कि 1986 के अधिनियम द्वारा इसमें परिवर्तन किया गया। तो इसमें 17 से बढ़ाकर 25 किया गया, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 26 अन्य न्यायाधीश थे। इसमें अंतिम परिवर्तन 2008 के अधिनियम द्वारा किया गया, जो कि इसमें मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या मिलाकर 31 है और वर्तमान में भी यही संख्या है। तो इतना आप लोगों को याद नहीं रखना है, केवल पहला वाला याद रखिए और लास्ट वाला याद रखिए। पहले में इनकी कुल संख्या 1 + 7 थी, जो कि कुल मिलाकर 8 थी, और लास्ट वाले में 31 है, जो कि एक मुख्य न्यायाधीश हैं और 30 अन्य न्यायाधीश हैं। तो इसमें हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी। आगे देखेंगे, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत की गई है। अनुच्छेद 124 में न्यायाधीशों की संख्या का भी उल्लेख है। जब संविधान प्रारंभ हुआ तब उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त 7 थी। संसद ने उच्चतम न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 अधिनियमित करके इस संख्या को 11 कर दिया। 1960 में बढ़ाकर 14, 1978 में बढ़ाकर 18 और 1986 में बढ़ाकर 26 कर दिया गया। 2008 के अधिनियम के तहत मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 31 रखने का प्रावधान किया गया है। अगले प्रश्न पर आ जाइए। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन दिया है नीति आयोग, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय या भारतीय रिजर्व बैंक। तो राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा की जाती है। इससे पहले इसकी गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा की जाती थी, परंतु 2019 में सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, जिसको NSSO कहा जाता है, NSSO का मतलब नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, तो NSSO और CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, हिंदी में इसी को केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय कहा जाता है। तो NSSO और CSO को मिलाकर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय बनाया गया। तो 2019 से राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा की जाती है और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। आगे देखेंगे, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? ऑप्शन दिया है लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं? तो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मृदा कहा जाता है और इनका निर्माण हिमालय के निक्षेपों द्वारा होता है। काली मृदा, जिसको रेगुर मृदा भी कहा जाता है, यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। और लाल मृदा, जो कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है,
इसमें मोटे अनाज ज़्यादातर उगाए जाते हैं, तो इन सबको ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे, जलोढ़ मृदा भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। जलोढ़ मृदाएं मूलतः हिमालय के निक्षेपों से बनी होती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। ऑप्शन दिया है, केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों में, या किसी भी न्यायालय में नहीं। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट के संरचना का वर्णन आर्टिकल 124 में दिया गया है, और आर्टिकल 124(7) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आर्टिकल 220 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में तथा अन्य हाई कोर्ट में वकालत कर सकते हैं, परंतु ये उस न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं जिस न्यायालय में कभी ये अस्थायी न्यायाधीश रह चुके हों। उस न्यायालय को छोड़कर अन्य सभी न्यायालयों में हाई कोर्ट के जज वकालत कर सकते हैं, परंतु सुप्रीम कोर्ट के जज ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा किसी भी न्यायालय में नहीं, क्योंकि ये सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पूछा है। आगे देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 124(7) के अनुसार सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं, जबकि अनुच्छेद 220 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त के पश्चात उच्चतम न्यायालय एवं अन्य उच्च न्यायालय जिस उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश रहे हों उसमें नहीं, बाकी अन्य में वे वकालत कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना यहाँ की गई थी। ऑप्शन दिया है, दार्जिलिंग में, शिव समुद्रम में, मोहरा में, या खोपोली में। तो भारत में जो पहला जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया था वो दार्जिलिंग में किया गया था, और कब किया गया था? तो 1897 में। जबकि दूसरा जल विद्युत संयंत्र शिव समुद्रम में स्थापित किया गया था। शिव समुद्रम कहाँ है? कर्नाटक में। और दार्जिलिंग कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। और कर्नाटक में कब स्थापित किया गया था? तो 1902 में स्थापित किया गया था। आगे देखेंगे, भारत की प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिद्रापोंग अथवा इसी को सिद्राबाग भी कहा जाता है में हुई थी, जबकि दूसरा जल विद्युत संयंत्र वर्ष 1902 में कर्नाटक के शिव समुद्रम में लगाया गया था, और यह कावेरी नदी पर स्थित है। आगे देखेंगे, भारत के राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? ऑप्शन दिया है, विधान परिषद, विधानसभा, राज्यपाल का कार्यालय, या इनमें से कोई नहीं। तो संविधान के आर्टिकल 168 में राज्य विधान पालिकाओं का वर्णन किया गया है, और आर्टिकल 168(2) के अनुसार राज्य विधान पालिका या राज्य विधानमंडल एक सदनीय या द्विसदनीय होगा। तो वर्तमान में 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। पहले यह 7 राज्यों में था, लेकिन जम्मू कश्मीर संघ शासित क्षेत्र बनने के कारण अब द्विसदनीय विधानमंडल केवल 6 राज्यों में है। कौन कौन से राज्यों में है? तो उत्तर प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है, कर्नाटक में है, और तेलंगाना में है। तो जिन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है उन राज्यों में विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है और विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है। जैसे केंद्र में लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। आगे देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 168(2) के अनुसार राज्य की विधानमंडल एक सदनीय या द्विसदनीय होगी। द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थिति में विधान परिषद उच्च सदन होगा और विधानसभा निम्न सदन होगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि से की जाती है? ऑप्शन दिया है आय विधि, उत्पाद विधि, व्यय विधि या उपरोक्त सभी। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना आय विधि, उत्पाद विधि और व्यय विधि तीनों के माध्यम से की जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। और अभी मैंने आप लोगों को बताया कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने की थी। और कब की थी? तो 1867 से 68 के मध्य। और राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो एनएसओ के द्वारा की जाती है, न कि सीएसओ के द्वारा। आगे देखेंगे, लीसा प्राप्त होता है। ऑप्शन दिया है चीड़ के वृक्ष से, देवदार के वृक्ष से, बुरांश के वृक्ष से या शीशम के वृक्ष से। तो लीसा चीड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। यह एक प्रकार का वन उत्पाद है और लीसा से विरोजा या तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो साबुन बनाने में, पेंट बनाने में और कागज उद्योग में। आगे देखेंगे, उत्तराखंड के चीड़ वनों से प्राप्त होने वाली लीसा एक महत्वपूर्ण गैर प्रकाष्ठ वन उपज है। लीसा से विरोजा या तारपीन का तेल बनाया जाता है, जिसका उपयोग कागज उद्योग, साबुन तथा पेंट बनाने में होता है। उत्तराखंड में लीसा स्वरोजगार एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन है। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्तमान में औद्योगिक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है। ऑप्शन दिया है 2001, 2002, 2016 या 2014। तो वर्तमान में औद्योगिक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2016 है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? ऑप्शन दिया है केंद्रीय मंत्रिमंडल, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष या भारत के राष्ट्रपति। तो आर्टिकल 153 में राज्यों के राज्यपाल का उल्लेख किया गया है और आर्टिकल 155 के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है और किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब की गई? ऑप्शन दिया है जुलाई 1982 में, अगस्त 1982 में, सितंबर 1982 में या इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसको नाबार्ड कहा जाता है, इसकी स्थापना जुलाई 1982 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। आगे देखेंगे, इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है। पहला दिया है व्यास नदी से, दूसरा दिया है चिनाब नदी से, तीसरा दिया है रावी नदी से और चौथा दिया है सतलज नदी से। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो इंदिरा गांधी नहर, जिसका उद्गम व्यास और सतलज नदियों के संगम से होता है और यह नहर व्यास, रावी और सतलज नदियों से जल प्राप्त करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, 1, 3 और 4। आगे देखेंगे, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरिके बैराज के निकट व्यास एवं सतलज नदी के संगम से होता है और इस नहर की लंबाई कितनी है? तो 649 किलोमीटर है। इसका निर्माण कार्य 1958 से प्रारंभ हुआ। यह नहर सतलज, व्यास और रावी नदियों से जल प्राप्त करती है। इस नहर से पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर जिले की मुख्य रूप से सिंचाई की जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे,
1949 में एक राष्ट्रीय आय समिति बनाई गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन दिया है वी.के. आर.वी. राव, प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस, वी. नटराजन या डी.आर. गाडगिल। तो 1949 में राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस थे। तो इसमें इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।